मन बहुत परेशान था। वैसे ही ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ऊपर से यह बड़ी दुर्घटना। आज ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर मुझे एक ज़रूरी काम करना था। जैसे तैसे ट्रैफिक से बचकर मैं यहाँ पहुँच ही गया। रास्ते भर बस यही सोचता रहा। पता नहीं क्यों मैं संकोच से घिरा हुआ था। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, वैसे ही मेरा फ़ोन बज उठा। देखा तो पत्नी सीमा का फ़ोन था। हेलो। हाँ हेलो। तुम्हारी चाची का अभी फ़ोन आया था। पता है तुम्हारी माँ मेरी कितनी शिकायत करती है सबसे। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि तुम्हारी चाची से मेरा संपर्क जुड़ा हुआ है। अब मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। अरे सीमा, यह सब बताने के लिए मुझे तुमने फ़ोन किया? तुम्हें पता है ना मैं ऑफिस में हूँ। फिर भी तुम बाज नहीं आओगी। चलो रखता हूँ फ़ोन। हाँ हाँ, तुम्हें कब मेरा ख्याल रहा है। तुम क्या रखोगे मैं खुद रखती हूँ। उफ़, ये चाची जी भी कम नहीं हैं। यहाँ की वहाँ करना उनकी पुरानी आदत है। तभी उनकी बहुएं भी परेशान हैं। खैर, सारी बातों को नज़रअंदाज कर मैं वार्ड में पहुँच गया। काफ़ी पूछने पर पता चला कि जिस आदमी को मैंने यहाँ भर्ती कल करवाया था, वह अब आईसीयू में है। रात को हालत ज़्यादा बिगड़ जाने के कारण उसे वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। थोड़ा सा ढूंढने पर मैंने उनकी धर्मपत्नी नीलिमा को एक कोने में मायूस गुमसुम बैठे देखा। मैं तेजी से नीलिमा के पास गया और उनका हाल चाल पूछा। नीलिमा पहले तो मुझे गैरों की तरह देखती रही, फिर याद आने पर मेरे साथ उठकर एक तरफ आकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? आपके पति ठीक तो है ना? मैं थोड़ा चिंतित हो गया। कुछ भी ठीक नहीं है। आपके जाने के बाद कई डॉक्टर आए, कई टेस्ट किए, फिर भी कमर से नीचे के हिस्से में कोई हरकत नहीं हो रही है। उन्हें रात को ही यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। बस तब से यहीं बैठी हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। एकदम नया शहर और आते ही यह हादसा, कहकर वह सिसकने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। सबसे पहले मैंने कैंटीन से पानी और नाश्ता लाकर उन्हें दिया। लग रहा था जैसे रात से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। उनके पास ही उनकी बेटी बैठी हुई थी, जो थोड़ी थोड़ी देर में सहमे हुए माँ का हाथ पकड़ लेती थी। उनके पास कुछ दूर बैठकर मैं डॉक्टर से मिलने चला गया। डॉक्टर से पता चला कि उनको चोट आई है, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। यह भी कह पाना मुश्किल है कि वह कब तक ठीक हो पाएंगे और ठीक भी हो पाएंगे या नहीं। तो क्या यह उम्र भर यूं ही पड़े रहेंगे? मैंने बेचैनी से पूछा। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, डॉक्टर बोला। कुछ स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं, शायद वे कुछ सलाह दे सके। तो आप उन्हें कब तक यहाँ रखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन, कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। मुझे याद आने लगा, कल दोपहर को ऑफिस जाते समय अचानक स्पीड ब्रेकर सामने आ गया तो मुझे तेज़ी से ब्रेक लगाने पड़े, क्योंकि स्पीड ब्रेकर ठीक से नहीं बना था। इतने में देखा कि एक तेज गति से आती वैन उस स्पीड ब्रेकर से टकराई और चलाने वाला व्यक्ति उछलकर बाहर जा गिरा। वैन सामने पेड़ से टकरा गई। यह हादसा मुझसे कुछ ही दूरी पर हुआ था। मैंने वहां जाकर उस व्यक्ति को देखा, जो गंभीर अवस्था में एक तरफ पड़ा हुआ था। मैंने कुछ लोगों की सहायता से उसे एक रिक्शा में लेटाया और पास ही के एक हॉस्पिटल में ले गया। उस व्यक्ति के सिर पर गहरी चोट का निशान था। वहां मौजूद डॉक्टरों को मैंने पूरी घटना का विवरण दिया और उसे लिटा दिया। उसकी जेब से एक परिचय पत्र निकला, जिस पर उसके ऑफिस का पता और फ़ोन नंबर लिखा था। पता चला कि वह एक संस्थान में डिप्टी डायरेक्टर हैं और उसका नाम मनोज प्रकाश है। मैंने उस संस्थान से उनके घर का फ़ोन नंबर लिया और उनकी पत्नी नीलिमा को इस हादसे के बारे में बताया। थोड़ी ही देर में वह वहां आ गए। उनको सब कुछ बताने के बाद मैंने उनसे इजाज़त मांगी। वह मन भर कर बोली, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, वरना आज के बिजी जीवन में कौन ऐसा करता है। अरे यह तो मेरा फ़र्ज़ था। बस ये ठीक हो जाए तो समझूंगा कि मेरा लाना सफल हुआ। अच्छा, एक उपकार और कर दीजिए प्लीज़, नीलिमा कहने लगी।
इनकी गाड़ी किसी तरह घर पहुंचा दीजिए। जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगी। ठीक है नीलिमा, अभी तो देखना होगा कि वह चलने लायक है या नहीं, कहकर मैंने अपने एक परिचित को वर्कशॉप में फ़ोन करके गाड़ी को वहाँ से निकालने का इंतज़ाम किया। एक्सपर्ट होने के नाते यह सब करवाना मैं अच्छी तरह जानता था। इस सारी प्रक्रिया से निपटकर मैं जब घर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। सीमा ने दरवाज़ा खोलते ही अपने चीर परिचित स्वर में मुंह बनाकर कहा, तो आज क्या बहाना है देर से आने का? इतना सुनना था कि मेरा मन कसेला हो गया। उसका यह स्वभाव और व्यवहार नाक की तरह मुझे हर बार डस जाता। मेरे विवाह को 4 साल हो चुके थे और इन 4 सालों से मैंने कभी उसके मुंह से फूल झड़ते नहीं देखे। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर वह ताने देती रहती थी। शुरुआत में मैंने बड़ी कोशिश की कि उसके पास बैठकर कोई प्यार की बात कर सकूं, मगर हर बात मायके से शुरू होकर मायके पर ही ख़त्म हो जाती। बातों को तुलना देने के लिए मैं हमेशा खामोश हो जाता और इस खामोशी का उसने भरपूर फ़ायदा उठाया। हद तो तब हो गई जब मेरी सास और साले ने मुझ पर सीमा को खुश रखने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसे अच्छे कपड़े, जेवर और घुमाने फिराने, घर जल्दी लौटने का सिलसिलेवार क्रम भी उन्होंने ही तय कर दिया। मैं हर बात का जवाब देना जानता था, पर मर्यादाओं में रहकर, और वह अमर्यादित हो चुकी थी। घर घुसते ही मैंने कहा, यह बात तो तुम प्यार से भी पूछ सकती हो, पर मेरे किसी उत्तर से तुम संतुष्ट तो होगी नहीं, इसीलिए कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मैंने मेज पर अपना बैग रखते हुए बड़ी नरमी से कहा, 5 बजे तुम्हारा ऑफिस बंद हो जाता है और 7 बजे से पहले तुम कभी आते ही नहीं हो। सुबह भी 8 बजे चले जाते हो। तुमसे तो मजदूर अच्छे होते हैं जिनका कोई समय तो होता है। तो फिर किसी मजदूर से शादी कर लेती, वह तुम्हारे घर वालों की इशारे पर नाचता और समय पर भी आ जाता। सीमा, तुम्हें अच्छी तरह मेरे काम और व्यक्तिगत संपर्क के बारे में पता है। पता नहीं तुम्हारी कौन सी बात से प्रभावित होकर पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। आज इस घर में जो कुछ भी है पापा का दिया हुआ है, वरना तुम तो उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। जानता हूँ सीमा, तभी तो तुम्हारी माँ से सारा दिन ताने और आदेश सुनने पड़ते हैं। सभी कुछ तो हमारे घर पर था, कमी किस बात की थी? तुम्ही ने जिद करके मुझे अलग कर दिया था। सुख सुविधाओं को जुटा लेने से भी कहीं गृहस्थी चलती है? पहले पति से नहीं बनी तो मेरे पल्ले बांध दिया, और यह बात भी हमसे छिपा ली। तुमने अलग किया है तो घर गृहस्थी की सामान की व्यवस्था भी तुम ही करोगी। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही ना? कौन से माँ बाप अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देख सकते हैं? तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया? वह बात काट कर तेज आवाज में बोली, अच्छा मेरे माता पिता के बारे में बोल रही हो तो सुनो, उन दोनों ने अपने बेटे की जुदाई का गम सहन किया है। कहते कहते मेरी आंखें भर आई और मैं बिना कोई बात किए दूसरे कमरे में चला गया। मेरा मौन हमेशा कह देता कि शादी की कीमत चुका रहा हूँ। हमारी रातें यूं ही करवटें बदलते निकल जाती और सुबह बिना किसी बात के। मैंने मन ही मन यह फैसला किया कि टकराव की स्थिति पैदा ना होने देने के लिए कम से कम घर पर रहूं। एक दिन उत्सुकतावश मैंने मनोज को फ़ोन किया। पता चला कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर ज़्यादा सुविधाएं थीं। देश के कई बड़े डॉक्टर उन्होंने अपनी जांच के लिए बुलवाए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उसी समय उनके हॉस्पिटल में पहुंचा। उनकी हालत देखकर मन कसैला सा हो उठा। उनकी कमर से नीचे का हिस्सा निष्क्रिय हो चुका था, थैली लगी हुई थी। उनकी पत्नी नीलिमा भी ऐसी स्थिति में नहीं थी कि उनसे कोई बात की जा सके। जिसे सारी उम्र पति की ऐसी हालत का सामना करना हो, भीतर बाहर के सारे काम उन्हें स्वयं करने हों, इन सब से बदतर पति को खींचकर उठाना, मलमूत्र साफ करना, सेव और ब्रश के लिए सब कुछ बिस्तर पर ही देना और गंदगी को साफ करना हो, उसकी हालत क्या होगी?
मैं उनके पास जाकर बैठ गया। चेहरे पर गहन उदासी छाई हुई थी। मुझे देखते ही वह बोले, आप यदि उस दिन ना होते तो शायद मेरी ज़िंदगी भी बदतर हालत में होती। नहीं सर, मैं तो सामने से गुजर रहा था और मैंने जो कुछ भी किया बस मानवता के नाते किया। ऐसी ज़िंदगी भी किस काम की जो ताउम्र मोहताज बनकर काटनी पड़े। मैं तो अब किसी काम का ही नहीं रहा। कहते कहते वह रोने लगे तो उनकी पत्नी आकर उनके पास बैठ गई। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने पूछा, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता आदि ला दूं? नीलिमा पति की तरफ देखकर बोली, जब इन्होंने खाना ही नहीं खाया है तो मैं कैसे मुंह लगा सकती हूँ। ये दकियानुसी बातें छोड़ो, जो होना था वह हो चुका है। पी लो तुम, सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं है। वह बोले, तो फिर मैं ला देता हूँ, कहकर मैं चला गया। उनके अलावा एक दो और भी व्यक्ति वहाँ बैठे थे। थोड़ी देर में जब मैं वहाँ चाय लेकर पहुँचा तो वे सब धीरे धीरे सुबुक रहे थे। मैंने थर्मस से सबके लिए चाय डाली और वितरित की। मैंने मनोज को चाय देते हुए कहा, आपको कोई परहेज तो बताया होगा? कुछ भी नहीं, आधे शरीर के अलावा सब कुछ ठीक है। बस इतना हल्का खाना खाना है कि पेट साफ रहे। फिर पत्नी की तरफ देखकर कहने लगे, इनको चाय के पैसे तो दे दो, पहले भी न जाने कितना। अरे क्यों शर्मिंदा करते हैं सर, यह कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं। बातों बातों में मैंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया और उन्होंने अपना। पता चला कि वह एक प्रतिष्ठित संस्थान में ऊंचे ओहदे पर हैं। कुछ माह पहले ही उनका तबादला इस शहर में हुआ था। अब क्या करेंगे आप? वापस घर जाएंगे? मैंने पूछा। मैं वापस जाकर किसी के तरस का पात्र नहीं बनना चाहता। रिश्तेदार, नातेदार और दोस्तों के पास रहने से तो अच्छा है कि यहीं पूरी ज़िंदगी काट दूँ। नियमानुसार मैं विकलांग घोषित कर दिया जाऊंगा और सरकार मुझे नौकरी से रिटायर कर देगी। पर पेंशन तो मिलेगी ना? मैंने पूछा। वह तो मिलेगी ही। मैं तो नीलिमा से भी कह रहा था कि अब उसे कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। आपको यूँ अकेला छोड़कर? वह रुआसी सी होकर बोली, जो ठीक से करवट भी नहीं बदल सकता, हमेशा ही जिसे सहारे की ज़रूरत हो, तो क्या तुम सारी उम्र मेरे पास बैठे बैठे गुजार दोगी? यहाँ रहोगी तो मुझे लाचार देखते देखते तुम परेशान होगी। कहीं काम पर जाने लगोगी तो मन बहल जाएगा, कहकर वह मेरी तरफ देखने लगे। मैं वहाँ से जाने को हुआ तो मनोज बोले, अच्छा आते रहिएगा, मेरा मन भी बहल जाएगा। दिन बीतते गए। इसी बीच मेरे संबंध अपनी पत्नी सीमा के साथ बद से बदतर होते चले गए। मैं लाख कोशिश करता कि उससे कोई बात ना करूं, पर उसे तो मेरी हर बात पर ऐतराज़ था। उसकी माँ की दखलंदाजी ने उसे और भी निर्भीक और बेबाक बना दिया था। मैं इतना सामर्थ्यवान भी नहीं था कि उसकी हर इच्छा पूरी कर सकूं। यह मेरा एक ऐसा दर्द था जो किसी से बांटा भी नहीं जा सकता था। एक दिन हमारे बड़े साहब अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाना चाहते थे। उन्होंने मुझे बुलाकर पासपोर्ट बनवाने का काम सौंप दिया। मैंने एक एजेंट से बात की जो ऐसे काम करवाता था। उस एजेंट ने बताया कि यदि मैं किसी राजपत्रित अधिकारी से फॉर्म साइन करवा दूँ तो यह पासपोर्ट जल्दी बन सकता है। अचानक मुझे मनोज का ध्यान आया और मैं सारे फॉर्म लेकर उनके घर गया और अपनी समस्या रखी। मैं तो अब रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए फॉर्म पर साइन नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी मजबूरी जतला दी। सर, आप किसी को तो जानते होंगे, शायद आपका कोई कलीग। तब तक नीलिमा भीतर से आ गई और कहने लगी, मैं कुछ दिनों से आपको बहुत याद कर रही थी। मेरे पास आपका कोई नंबर तो था ही नहीं। दरअसल इनकी गाड़ी तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। यदि वह ठीक हो सके तो मैं भी गाड़ी चलाना सीख लूँ आखिर। अब सब काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे ना। यदि आप किसी मैकेनिक से कहकर इनकी गाड़ी चलाने लायक बनवा सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या आपके पास गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर हैं? मैंने पूछा तो उन्होंने सारे कागज़ मेरे सामने रख दिए। मैंने एक एक कर सबको ध्यान से देखा, फिर कहा, मैडम, इस गाड़ी का तो
आपको क्लेम भी मिल सकता है। मैं आपको कुछ फॉर्म दे रहा हूँ, मनोज से इन पर सिग्नेचर करवा दीजिए। तब तक मैं गाड़ी को किसी वर्कशॉप में ले जाने का बंदोबस्त करता हूँ। इस दौरान मनोज पासपोर्ट की फॉर्म को ध्यान से देखते रहे। मेरी ओर देखकर वह बोले, वैसे यह फॉर्म अधूरा भरा हुआ है। पिछले पेज पर एक साइन बाकी है और इसके साथ पते का प्रूफ भी नहीं। किसने भरा है यह फॉर्म? सर, एक ट्रैवल एजेंट से भरवाया है। वह इन कामों में माहिर है। कोई फीस भी दी है? उन्होंने फॉर्म पर नज़र डालते हुए पूछा। 500 रुपये, और उसे भेजेगा भी वही। मैंने कहा। 500 रुपये? वह आश्चर्य से बोले। आप लोग पढ़े लिखे होकर भी एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसके तो केवल 50 रुपये स्पीड पोस्ट से खर्च होंगे। आपको क्या लगता है वह पासपोर्ट ऑफिस जाकर कुछ करेगा? इससे तो अच्छा मुझे 200 रुपये दो, मैं दिन में कई फॉर्म भर दूँ। मेरे दिमाग में यह आइडिया घर कर गया। यदि इस प्रकार के फॉर्म मनोज भर सके तो उनकी अतिरिक्त आय के साथ साथ बिजी रहने का बहाना भी मिल जाएगा। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं सोच रहा था यदि आप फॉर्म भरने का काम कर सके तो। इतना कहकर मैंने अपने मन की बात उन्हें समझाई। नीलिमा भी पास बैठी हुई थी। वह उछल कर बोली, यह तो काफ़ी ठीक रहेगा। इनका दिल भी लगा रहेगा और अतिरिक्त आय के स्रोत भी। इतना सुनना था कि मनोज अपनी पत्नी पर फट पड़े। तो क्या मैं इन कामों के लिए ही रह गया हूँ? एक अपाहिज व्यक्ति से तुम लोग यह काम कराओगे? मैं एकदम से सहम गया। पता नहीं कब कौन सी बात मनोज को चुभ जाए। आप अपने आप को अपाहिज क्यों समझ रहे हैं? ये ठीक ही तो कह रहे हैं। आप ही तो कहते थे कि घर बैठा परेशान हो जाता हूँ। जब आप स्वयं को बिजी रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मेरी तरफ देखते हुए नीलिमा बोली, आप इनके लिए काम ढूंढिए। एक पढ़े लिखे अधिकारी के विचारों में और कलम में दम तो होता ही है। नीलिमा जैसे ही खामोश हुई, मैं वहाँ से उठ गया। मैं तो वहाँ से उठने का बहाना ढूंढ ही रहा था। वह मुझे गेट तक छोड़ने आई। हमारे बड़े साहब के परिवार के पासपोर्ट बनकर आ गए। वह मेरे इस काम से बहुत खुश हुए। उनके बच्चों की छुट्टियां नज़दीक आ रही थीं। उन्होंने मुझे वह पासपोर्ट देकर वीज़ा लगवाने के लिए कहा। मैं इस बारे में सिर्फ इतना जानता था कि वीज़ा लगवाने के लिए संबंधित दूतावास में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है। उनको तो मीटिंग से फुर्सत नहीं थी, इसीलिए अपनी कार देकर पत्नी और बच्चों को ले जाने को कहा। अगले दिन सुबह ही मैं उनकी पत्नी और उनकी बेटी को लेकर जाने लगा। उसी समय मुझे अचानक याद आया कि उनकी फ़ोटो में घर से लाना भूल गया, जो कल रात ही मैंने बनवाई थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो पत्नी सीमा ने पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझ पर तरस आ गया क्या? मैं कुछ नहीं बोला और अपनी अलमारी से फ़ोटो निकाल कर चला गया। उत्सुकतावश वह भी मेरे पीछे पीछे बाहर आई। मेरे कार में बैठने से पहले ही पूछने लगी, कौन है यह औरत और इस समय इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कार कहाँ से मिल गई? यह हमारे साहब की पत्नी है और पीछे उनकी बेटी बैठी है। मैं इनके ही काम से जा रहा हूँ। ऐसा तो मैंने कभी पहले सुना ही नहीं कि साहब अपनी खूबसूरत पत्नी और बेटी को कार सहित तुम्हारे साथ भेज दें। कहीं कुछ तो है। शक तो मुझे पहले से ही था। तुमने सोचा घर पर मैं नहीं होंगी तो यही रंगरलियाँ मना ली जाए, और अगर मिल गई तो साहब का बहाना बना देंगे। उनके सामने ऐसी बातें सुनकर मैं बेहद परेशान हो गया और शर्मिंदा भी। मैंने बहुत कोशिश की कि वह चुप हो जाए, पर उसे तो जैसे लड़ने का नया बहाना मिल गया था। साहब की पत्नी भी सीमा को लगातार समझाने का प्रयत्न करती रही। मुझे ऐसी बेइज्जती महसूस हुई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे लिए वहाँ खड़ा हो पाना अब बेहद मुश्किल हो गया। मैं जैसे ही कार में बैठा तो वह अपनी चिर परिचित तीखी आवाज़ में बोली, मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। शाम को मैं जल्दी घर आ गया और जो होना चाहिए था वही हुआ। सीमा की माँ और भाई बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं उन्हें इस समय वहाँ देखकर चौंक गया, पर खामोश रहा। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का विरोध करने की मुझ में अब हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे विरोध करने का मतलब उन तीनों की तीखी और आक्रामक आवाज़ से
अपने ही मोहल्ले में जलील होना। मैं अपना हक लेना जानती हूँ और कभी यहाँ वापस नहीं लौटूंगी, कहकर वे तीनों वहाँ से चले गए। सारा सामान वे ले गई। स्त्री धन और सारा सामान उसके हिस्से आया और मानसिक पीड़ा मेरे हिस्से में। अब मेरे लिए वहाँ रुकने का कोई प्रयोजन नहीं था। उसी शाम अपनी ज़रूरत भर की वस्तुओं को लेकर मैं अपने माता पिता के यहाँ आ गया। मुझे इस वेदना से उभरने में काफ़ी समय लग गया। इन्हीं दिनों 2-3 बार नीलिमा के फ़ोन आए थे, जो मैंने बिज़ी होने का बहाना बनाकर टाल दिए। अपने को बिज़ी रखने के लिए मैंने सबसे पहला काम मनोज का विज्ञापन स्थानीय अखबार में दे दिया। पासपोर्ट से लेकर सभी सुविधाओं का विवरण था। एजेंट होने के नाते मुझे दिन में 2 घंटे ही ऑफिस जाना होता था। इस विज्ञापन के प्रकाशित होते ही मेरे पास आशाओं से अधिक फ़ोन आने लग गए। मैं बहुत उत्साहित था। लोग अपनी समस्याओं को सुनाते और मैं उससे संबंधित पेपर लेकर शाम को मनोज के पास पहुंच जाता। इस प्रकार हफ्ते में 2 बार जाकर अपना काम सौंपकर पुराना काम ले आता। दिन बीतते गए। मैं जब भी घर पहुंचता, नीलिमा अपनी कई बातें मुझसे कहती, अपना कोई ना कोई काम मुझे देती रहती। शाम को कई बार ऐसा संयोग होता कि वह रास्ते में ही मुझसे मिल जाती और मेरे साथ ही घर आती। कभी कभी उनका कोई ऐसा काम फंस जाता जो वह नहीं कर सकती, तो उसे मुझे ही करना पड़ता था। एक दिन दोपहर को मुझे किसी ज़रूरी काम से मनोज के घर जाना पड़ा। मैंने देखा वह सब कागज़ फैलाकर अपना काम करने में बिजी थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शायद उनकी जीवन के प्रति नकारात्मक सोच में बदलाव हो गया है। नीलिमा पास ही बैठी उन्हें पेन पकड़ा रही थी। मेरे वहाँ पहुँचते ही वह हंसकर बोली, जानते हो, इन दिनों यह बहुत खुश रहते हैं, मुझे तो पूछते भी नहीं। तुम ऐसा मौका ही कहाँ देती हो? बस सवेरे उठकर तैयार हो जाती हो और चल देती हो। दोपहर तक स्कूल में, फिर शाम को बाहर घूमने चली जाती हो। यह तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कितना काम हो जाता है। मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या करती हो। कहते कहते अपने सारे कागज़ एक तरफ रख कर मुझे घूरने लगे, जैसे भीतर उठी खींच को दबा लिया हो। वह जिन नज़रों से मुझे देख रहे थे, मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने विज्ञापन देने से पहले ही नीलिमा को पता और फ़ोन नंबर देने के लिए कहा था। नीलिमा भी अपनी जगह ठीक थी। कहने लगी कि घर पर आने वाले सभी व्यक्तियों को मनोज की हालत के बारे में पता चल जाएगा। घर पर मैं और बेटी ही रहती हैं तो कोई कुछ भी कर सकता है। मैं चुप रहा था। मैंने औपचारिकता निभाते हुए नया काम दिया और जाने लगा तो नीलिमा बोली, कहाँ तक जा रहे हैं आप? अब तो ऑफिस ही जाऊँगा, मैंने सरलता से कहा। क्या आप मुझे बीच रास्ते तक छोड़ देंगे? उन्होंने पूछा। मैं इनकार नहीं कर सका। मनोज टीवी पर मैच देखने में बिजी हो गए। नीलिमा तैयार होकर आई और अपना बैग उठाकर बोली, मैं सहेली के घर जा रही हूँ, उसके बेटे का जन्मदिन है। आपका उस तरफ का कोई काम हो तो जाओ जाओ, तुम्हें तो बस घूमने का बहाना चाहिए। मैं घर पर पड़ा सड़ता रहूं, पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? कहते कहते उनकी आवाज़ तेज और मुद्रा आक्रामक हो गई। तुम क्या समझती हो, मैं कुछ जानता नहीं हूँ? तुम्हें बाहर जाने की छूट क्या दी? तुमने तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारा इस तरह गैर मर्दों के साथ जाना एकदम अच्छा नहीं लगता। नीलिमा एकदम सहम गई। आंखों में आंसू भरकर चुपचाप भीतर चली गई। मनोज का ऐसा रौद्र रूप मैंने कभी नहीं देखा था। अचानक वातावरण में भयानक सन्नाटा पसर गया। मैं पाषाण बना चुपचाप वहीं बैठा रहा। नारी शायद हर संबंधों को सीमाओं में रहकर निभा लेती है, पर पुरुष इतना सहज और सरल नहीं होता। शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। डर कहीं मेरे भीतर भी बैठ गया था। मौका देखकर मैंने कहा, सर, अब रोज रोज मेरा आना संभव नहीं है और अब तो आप भी सभी कामों को अच्छी तरह समझ गए हैं। फिर बहुत जल्दी मेरा तबादला भी होने वाला है। आगे से सभी लोगों को मैं आपके पास ही भेज दिया करूँगा। वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे, पर कहा कुछ नहीं। वहाँ से उठते उठते ही मैंने कहा, साहब, मेरा कहा सुना माफ़ करना। मुझसे जो बन पड़ा
मैंने किया। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल जाना चाहता था। गेट खोलकर जैसे ही स्कूटर स्टार्ट किया, नीलिमा धीरे से दूसरे कमरे से निकलकर मेरे पास आई और बेहद कोमल स्वर में बोली, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान तो नहीं चुका सकती, पर भूलूंगी भी नहीं। मनोज की बातों का बुरा मत मानना। कहते कहते वह अपराधी मुद्रा में तब तक खड़ी रही जब तक मैं चला नहीं गया। मैं भारी मन और उदास चेहरे से वहाँ से चला गया। सच, अपने हिस्से की पीड़ा तो स्वयं को ही भोगनी पड़ती है। झूठे आश्वासनों के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। कोई किसी की पीड़ा को बांट भी नहीं सकता। उसके बाद मैं उसके घर पर कभी नहीं गया। यह जीवन का एक ऐसा यथार्थ था जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और मेरी ज़िंदगी का भी यही हाल था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। आशा है कि हम सबका दिन खुशियों से भरा रहे। इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।